हेलो। तो अभी हम लोग कंसिडर करते हैं एक नया वेरिएबल दैट इज सेड टू बी गिव्स फ्री एनर्जी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज सेड टू बी गिव्स फ्री एनर्जी। फिर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग गिव्स फ्री एनर्जी। दूसरा सवाल है कि गिव्स फ्री एनर्जी इज जस्ट यूज फॉर व्हाट, क्या फ़ायदा है इस गिव्स एनर्जी का। क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक में बहुत सारे वेरिएबल को पढ़े, एच पढ़ा, एस पढ़ा, अभी हम लोग और क्या पढ़ रहे हैं, जी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ये बहुत सही सवाल है आपके लिए कि सर एच एंथैल्पी थी। एंथैल्पी क्या थी? दैट इज सेड टू बी द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? टोटल हीट कंटेंट मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूँ तो ध्यान देना। फिर उसके बाद हम लोग एंथैल्पी का चेंज निकाला, उसका सिग्निफिकेंस क्या था? हीट ऑफ रिएक्शन। फिर हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब। उसका यूज क्या होगा? बोले दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड फॉर द मशीन। देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस? दे में परफॉर्म द वर्क, वर्क परफॉर्म करेगी। फिर डेल्टा एच और वर्क का रिलेशन हम लोगों ने देखा, समझ रहे ना। फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या था? फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा एच एंड डब्ल्यू दे में हैविंग अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। बात समझ रहे? पेट्रोल का जलना और मशीन ने वर्क करना, इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, जूल साहब बोलते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेकंड लॉ के एनालिसिस ये बोलती है, जब उसके प्रैक्टिकल एनालिसिस हुए तो साइंटिस्ट केल्विन साहब बोलते हैं नहीं, देयर इज नो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी सप्लाइड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। देयर मे बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट मूविंग समवेयर एल्स। वो समवेयर एल्स क्या था? बोले एंट्रोपी थी। फिर एंट्रोपी क्या होता है? उस वेरिएबल को हम लोगों ने खड़ा किया, एंट्रोपी S इक्वल टू Q अपॉन T। फिर एंट्रोपी को क्या बोला? रैंडमनेस बोला। फिर रैंडमनेस कैसे निकाले? रैंडमनेस चेंज क्या होता है? रैंडमनेस चेंज पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब रहेगा? पॉजिटिव मतलब क्या होता है? बोले एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज मतलब सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाएगी कि डिसऑर्डर से ऑर्डर में आएगी? पढ़े थे ना हम लोगों ने। जब सिस्टम डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाएगी, एक बात देखो, उस वक्त क्या होगा? आपके रिएक्शन का नॉन स्पॉन्टेनियस होना एक पहला सिग्नल होगा। अगर आपके रिएक्शन में ऑर्डर रिएक्शन डिसऑर्डर में जाती है, एक बात देखो, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है, तो आप बोलोगे दिस इज द फर्स्ट सिग्नल फॉर द स्पॉन्टेनिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब एक सादी सी बात हम लोग पढ़ना चाहते हैं, दैट इज सेड टू बी गिव्स फ्री एनर्जी। अब एक गिव्स फ्री एनर्जी वेरिएबल मतलब जी एनर्जी क्या होता है, उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। वेरिएबल के आप फिजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ने की कोशिश अगर करोगे तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर आपका फायदा होगा। गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में अगर बोले तो पहले डेफिनेशन बोलता हूँ, कंफ्यूज नहीं, आगे देखते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट द अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, ऐसा कुछ है। अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। आप बोलोगे सर अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, अगर आप बोल रहे हो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको कि यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल एनर्जी, ये मुझे समझा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सुना। अगर आपने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई मतलब 100 से 100 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड वो सिस्टम से पेट्रोल गाड़ी में डाला, पेट्रोल जलने के बाद 100 किलो जूल एनर्जी मिलती है। फर्स्ट लॉ के अनुसार जाए तो आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम 100 जूल वर्क इज जस्ट प्रोवाइडेड बाय द मशीन, मशीन प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे सर वो रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो फर्स्ट लॉ के अनुसार पार्ट ऑफ एनर्जी जस्ट गिविंग आउट फॉर समवेयर एल्स। वो क्या थी? एंट्रोपी। फिर मुझे बताओ कि अगर आपका पेट्रोल 100 जूल एनर्जी गाड़ी को प्रोवाइड करती है तो फिर एक बात है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर कहीं और तरीके से चला जाता है, सिस्टम गर्म होगी, पिस्टन का मूवमेंट होगा, फ्रिक्शनल लॉस एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द एग्जैक्ट अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी? फॉर एग्जांपल 100 जूल एनर्जी एज वी सप्लाई, 20 जूल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर रैंडमनेस। then at the same time what happens? 80 kilojoule amount of energy so remain is said to be the amount of energy for doing useful work and this is said to be gives free energy। मतलब एक बात ध्यान रखना कि जितनी एनर्जी आप सिस्टम को देते हैं उसका पूरा वर्क नहीं होता है, सेकंड लॉ बोलता है। सेकंड लॉ बोलता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल परफॉर्मिंग अ स्पॉन्टेनियस वर्क। एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से नेचुरल वर्क परफॉर्म करना है, स्पॉन्टेनियस वर्क परफॉर्म करना है, तो मशीन को सप्लाई की हुई एनर्जी का पूरा वर्क नहीं होता है।
पूरा वर्क नहीं होता तो पार्ट ऑफ एनर्जी जस्ट मूविंग फॉर रैंडमनेस, फॉर डिसऑर्डर. As we just suppress that, at the same time the amount of energy so remain is called as Gibbs free energy. अब Gibbs free energy को डिनोट करने के लिए सिंबल G होता है. अब इस G को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल फॉर्म होता है G इक्वल टू H माइनस Ts. G इक्वल टू H माइनस Ts. इसमें H क्या होता है? एंथैल्पी. Ts T क्या है? टेम्परेचर. S क्या है? What is that? एंट्रोपी. टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी. आपको पता है S इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट? Q इक्वल टू S इंटू टी. मतलब अल्टीमेटली आप बोलोगे सर जो एनर्जी आपने सिस्टम को सप्लाई की उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी Q से मूविंग फॉर रैंडमनेस, जस्ट सप्लाइड फॉर रैंडमनेस. दैट्स व्हाई H माइनस Ts इक्वल टू G एंड दैट G इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी, कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी. समझ रहे ना? एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसको देखा था, उसको दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दैट. तो आप बोलोगे सर फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज G. अब आप जनरली कंसिडर ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वी चेंज द कंडीशन एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से अवेलेबल एनर्जी इनिशियली इज X. But when we change the condition, enforce the condition at the same time, that available energy is also different. जैसे कि आपने गाड़ी में अगर पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालने के बाद आपकी बाइक जनरली 80 का एवरेज देती है, ऐसे आपको दिखाई देता है. लेकिन आपने सिस्टम को मॉडिफाई किया, आपके मेथड को चेंज करवा दिया और फिर आप बोलोगे सर मुझे गाड़ी का एवरेज 90 का मिला. इसका मतलब क्या होगा? अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क इज से X 80, तो अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग इज 90, मतलब एवरेज बढ़ गया. लेकिन अगर आप बोलोगे सर आपकी चलने वाली, आपके मेथडोलॉजी के अनुसार चलने वाली गाड़ी अगर आप किसी को देते हो तो उसने गाड़ी का एवरेज 60 में लेके आया, जनरली उसकी मेथड कुछ और थी, क्या हुआ? इनिशियल एनर्जी अवेलेबल एनर्जी इज से X से 80 में बोलता हूँ एवरेज 80 ऐसे यूनिट को पकड़ो, उसने एवरेज 60 का. इनिशियल कितना था? G1 80 था. बाद में आप बोलोगे सर एज द सेकंड इक्विलिब्रियम अटेन एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट इज 60. मतलब G2 माइनस G1 अगर करोगे तो वैल्यू ऑफ डेल्टा G में चेंज. तो मुझे ऐसे बताना है द डेल्टा G वैल्यू इज सेड टू बी चेंज इन फ्री एनर्जी. फिर एक बार पूछता हूँ व्हाट इज G फ्री एनर्जी? कैसे डिफाइन करोगे? अवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क. यूजफुल वर्क के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? जितनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उतना यूजफुल वर्क नहीं होगा, ये सेकंड लॉ बोलता है. फिर आप बोलोगे सर उसमें से रैंडमनेस अगर निकाल दिया जाए, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर रैंडमनेस और मूविंग फॉर रैंडमनेस एज सप्रेस फ्रॉम दैट द एनर्जी सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी. पक्का? फिर आप बोलोगे सर उसका चेंज अगर निकालना है तो G2 माइनस G1. आप अगर इसी का डिफरेंशियल फॉर्म निकालोगे तो वो डिफरेंशियल फॉर्म कुछ ऐसे आएगा that is G equal to H minus Ts. That's why as we differentiate it at a constant temperature, that's why delta G equal to delta H minus T delta S, T at a constant temperature. ठीक है? अब आप बोलोगे सर मुझे समझा फ्री एनर्जी अवेलेबल, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी. ठीक है सर? उसके बाद आप बोलोगे सर उसका डेल्टा G दैट इज सेड टू बी डिफरेंस इन फ्री एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि ये डेल्टा G वैल्यू निकालने के बाद क्या फायदा होगा? चलो मैं आगे बात करता हूं. डेल्टा G आपको आपके रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा. अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है, डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डेल्टा G की वैल्यू 0 आएगी तो आप उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता दें. क्योंकि देखो हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए डेल्टा H वेरिएबल का इस्तेमाल किया, उससे हम लोगों ने कुछ ठोक अंदाज हम लोगों को मिल गया कि डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन कुछ जगह वो गड़बड़ हो गया. फिर हम लोगों ने डेल्टा S टर्म का इस्तेमाल किया और डेल्टा S टर्म के इस्तेमाल से बोला कि जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो आपको अपनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मिल सकती है. लेकिन इससे हम लोग रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस कम होगी ये बोला. लेकिन अगर हम लोगों ने डेल्टा S और डेल्टा H इनको मिला के अगर कंबाइंड रिजल्ट अगर दिया तो फिर आप बोलोगे सर मिलने वाला रिजल्ट बेहतर होगा. क्योंकि आप एक क्लू को लेके किसी को जज करना और 4-5 क्राइटेरिया को देख के जज करना अच्छा रहेगा ना. क्योंकि कोई पहले हम लोग डेल्टा H को लेके जज करते थे, कई जगह ठीक चला कई जगह नहीं चला. फिर डेल्टा S के डिसऑर्डर, डेल्टा S वैल्यू पॉजिटिव, देन द रैंडमनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग मींस द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस ऐसे बोला. अभी हम लोग डेल्टा H और डेल्टा S को लेके अगर रिजल्टेंट अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, रिजल्टेंट अगर एनालिसिस करें तो एट द सेम टाइम दैट मे गिव द बेटर रिजल्ट. अब सोचो डेल्टा H and delta S as we combine with this equation
in this way delta G equal to delta H minus T delta S, then the value of delta G they may explain the spontaneity. तो delta G is said to be a criteria for spontaneity of the reaction. डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी रे स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 जब आती है तो आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ऐसे हम लोग बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन कब आएगी? बात सही है। तो अब आप बोलोगे सर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, पॉजिटिव कब आएगी और 0 कब आएगी? इसके लिए ये थोड़ा सा एनालिसिस चार्ट है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक सादी सी बात है, तो भी उसके पहले डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, पहले इस चार्ट को या इस एक्सप्रेशन को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, इसलिए इसको पहले भूलो मत। सबसे पहले फ्री एनर्जी को कंसिडर करो, फिर देखो फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, फिर आप बोलोगे सर फ्री एनर्जी चेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर देखना कि हम लोग स्पॉन्टेनिटी इसके पहले किससे बता रहे थे, डेल्टा एस, फिर उसके बाद किससे बता रहे थे, डेल्टा एस से। डेल्टा एस से क्या प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करके रखें। फिर डेल्टा एस से हम लोगों ने क्या बताया, स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या फेवरेबल, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव बताया था ना, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी हम लोग डेल्टा जी से एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ के, एक एक्सप्रेशन के साथ जोड़ के हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा जी से बताएंगे कि एक्चुअली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव मतलब क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ध्यान में रखना ये वैल्यू, ये भी काम करेगा। डेल्टा जी न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालोगे उस वक्त अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी बोर्ड के लिए सिंपल से प्रॉब्लम्स आएंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी और डेल्टा एच, डेल्टा एस, टेम्परेचर दिया जाएगा और आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे सर वहां पूछा जाएगा कि व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क कितना होगा, कितनी यूजफुल वर्क आपको मिलेगा, मतलब डेल्टा एच इज नॉट यूजफुल वर्क, इज एनर्जी सप्लाई। डेल्टा एच रैंडमनेस में एनर्जी दी जाएगी तो मिलने वाली वैल्यू कैसी होगी, डेल्टा जी की वैल्यू होगी और डेल्टा जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डूइंग फॉर यूजफुल वर्क। सिंपल ना। तो निगेटिव, पॉजिटिव, 0 इस प्रकार से वैल्यू आएगी तो आप उस प्रकार से एनालिसिस करोगे। ये पहला पार्ट, प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद एक तो डेल्टा जी की वैल्यू पूछेंगे, पहला पार्ट बोर्ड के लिए। फिर पूछेगा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, दूसरा तरीका। हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे, उसके बाद आपको एक बात पता चल जाएगी, इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेडिक्शंस वाले टर्म जो रहेंगे ना वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, वो जनरली वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब रहेगी, इसलिए थोड़े से एनालिसिस करना जरूरी है। सबसे पहले समझो, अभी आप बोलोगे सर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। टेम्परेचर तो वैल्यू कैसे रहेगी, टेम्परेचर केल्विन में आता है, टेम्परेचर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रहे पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव माइनस व्हाट इज दैट, दैट इज निगेटिव। और फिर आप बोलोगे सर माइनस प्लस माइनस, अब बोलो ये वैल्यू कैसे रहेगी, सोचो। दैट इज जनरली अभी आप बोलोगे सर ये अगर एनालिसिस कर रहे हैं, आप बोलोगे सर नहीं क्लियर हुआ तो मैं आगे बोलूँगा। समझो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू -200 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 50 है इंटू डेल्टा एस का वैल्यू +100। बोलो रैंडमनेस का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है। अब एक पहली बात, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है मतलब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया होता है। एक्सोथर्मिक को तो मैंने स्पॉन्टेनियस पहले बोला था, ये प्लस पॉइंट हम लोग को मिला। और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव डेल्टा एस होना, ये स्पॉन्टेनियस का दूसरा सिग्नल था। अब यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव भी है और डेल्टा एस का वैल्यू भी पॉजिटिव है। सुनो कंफ्यूज ना हो, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनिटी का पहला क्राइटेरिया है। डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब डिसऑर्डर बढ़ रहा है, डिसऑर्डर का बढ़ना ये भी स्पॉन्टेनिटी का दूसरा सिग्नल है। दोनों सिग्नल एक साथ जब आ जाते तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आएगी। देखो अभी निगेटिव है -200 माइनस 50 माइनस 2, बोलो वैल्यू निगेटिव है मतलब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो एक बात ध्यान रखना, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी का वैल्यू कभी भी निगेटिव आएगा एंड दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर। इसने बोला टेम्परेचर का कोई असर होगा क्या सर, आप टेम्परेचर कितना भी ले लो, कोई भी ले लो, आपके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। ध्यान रखना
अगर किसी ने बोला मेरे पास एक रिएक्शन है, उसका डेल्टा जी वैल्यू दिया है, उस डेल्टा एच वैल्यू दिया है, उसको नेगेटिव देख लिया आपने और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव देख लिया, आप तुरंत बोलो सर कोई सॉल्व नहीं करना है, डेल्टा एच जी वैल्यू कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। और आप करके देखो, समझ रहे ना। तो स्पॉन्टेनिटी का पहला क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहे हैं तो डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव कैसे रहेगा, आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव मतलब रिएक्शन एक्सटर्नल, डेल्टा एस वैल्यू पॉजिटिव मतलब डिसऑर्डर बढ़ रहा है, दोनों सिग्नल फेवरेबल, डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। कौन से टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। दूसरी बात, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है फॉर स्पॉन्टेनिटी, अनफेवरेबल, एंडोथर्मिक, अनफेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है उस रिएक्शन का, मतलब डिसऑर्डर क्या हो रहा, बढ़ रहा कि कम हो रहा, कम हो रहा, मतलब ये भी कंडीशन कैसी है, डिसऑर्डर डिक्रीज, अनफेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन। तो फिर आप बोलोगे सर दोनों एनालिसिस करोगे तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये भी अनफेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी एट ऑल द टेम्परेचर। आप बोलेंगे सॉल्व करके दिखाओ, चलो आगे सॉल्व करते देखो। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब 200, पॉजिटिव माइनस, टेम्परेचर तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है। सुनो बोलो 200 प्लस 50, 250 आएगा कि नहीं आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई मतलब क्या होगा, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर, कोई भी चेंज करो टेम्परेचर। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सॉल्व करोगे तो इसके आंसर मिलेंगे। एक और बात, अब आप बोलोगे सर और एक कंडीशन, कंडीशन नंबर नेक्स्ट, और इस कंडीशन पे ज्यादा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं लिख देता हूँ, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपको मार्क मिलेंगे। ये बात समझ रहे हैं, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव एट एनी टेम्परेचर, ध्यान रखना, ये फार्मूले ही याद करना। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, बेझिझक बोल दो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी सर कोई भी टेम्परेचर के लिए, और आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। समझ रहे हैं, दिमाग शांत रख के बातों को पढ़ो, बहुत काम कंडीशन है, थोड़ी इरिटेट करेगी लेकिन एक बात को समझ गए तो फिर वो भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन मार्क मिलने के हमका आगे। अब आप बोलोगे सर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मतलब आपकी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, मतलब आपकी रिएक्शन अनफेवरेबल है, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसी है, डिसऑर्डर डेवलप करवा रही है, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन। मतलब एक बात ध्यान रखना कि डेल्टा एच मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है लेकिन रिएक्टेंट का डिसऑर्डर बढ़ रहा है, मैंने बोला था रिएक्शन एंडोथर्मिक है लेकिन अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो चांस बढ़ रहे आपके रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के। उस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ऐसे केसेस में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है लेकिन कब, एट हाई टेम्परेचर। एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान में रखें, एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, कंडीशन ऐसी है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लेकिन एंडोथर्मिक होते वक्त भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, क्योंकि एक बात देखो बीच वाली कंडीशन जो है डेल्टा एच वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन इज देयर, बट एज द डिसऑर्डर इंक्रीज, डिसऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपकी रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन इट देयर मे बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन कब, जब टेम्परेचर T कैसे होगा रे, हाई। तो यहाँ देखो डेल्टा जी वैल्यू कम्स नेगेटिव, इवन व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, व्हाट इज दैट, डेल्टा एस वैल्यू कब रहेगी, देखो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, इवन व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक होने के बाद भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कब, when the temperature is high temperature, टेम्परेचर कैसा रहेगा रे, हाई, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसे रहेगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल्टा एस होने के बाद, फिर एक बात देखो डेल्टा एस वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, लेकिन आपके रिएक्शन का डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेल्टा एस होने के बाद जनरली आप बोलोगे सर एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हुए भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कंडीशन कौन सी है, हाई टेम्परेचर। अब आगे
आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। रिएक्शन में डिसऑर्डर है, रिएक्टेंट डिसऑर्डर में है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव है, डिसऑर्डर है। आप बोलोगे सर एंडोथर्मिक होने के बाद डिसऑर्डर आ गया, डिसऑर्डर पॉजिटिव आ गया, मतलब डेल्टा एस वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस होती नहीं। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डिसऑर्डर पॉजिटिव है, रिएक्शन कैसी बनी? नॉन स्पॉन्टेनियस। कब? लो टेम्परेचर। तो इसीलिए मैं आगे बात करता हूं कि जनरली आपको इतना ध्यान रखना या कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप बोलोगे सर डेल्टा एच का वैल्यू कैसे है? पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक होते हुए भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। इतना बोलना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा स्पॉन्टेनियस पे। तो आप बोलोगे सर व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बट इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस, समझ गए ना? व्हेन द रिएक्शन एंडोथर्मिक बट इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस when delta S should be positive and temperature should be high. When the reaction is endothermic but the reaction becomes non-spontaneous even when the value of delta S is positive but temperature is low. Reaction endothermic होते हुए भी reaction endothermic है, डिसऑर्डर पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक होने के बाद एक आशा का पार्ट पॉइंट रहता है एक बात कौन सा कि सर एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ सकती है जब डिसऑर्डर बढ़ेगा। लेकिन आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिसऑर्डर पॉजिटिव है तो भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बिकॉज इट फेवर हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर इट बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ा सा बट कंफ्यूज नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ तुम लोग बताओ, यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है, लेकिन आप बोलोगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन में डिसऑर्डर क्या है? रिएक्शन में डिसऑर्डर की वैल्यू कैसी? निगेटिव है, मतलब डिसऑर्डर क्या हो रहा? कम हो रहा। एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? निगेटिव। मतलब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के बाद भी अगर डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव आता है तो फिर आप बोलेंगे सर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस व्हेन exothermic reaction may becomes non-spontaneous when value of delta S is negative. Reaction is exothermic, but the reaction is non-spontaneous. देखो आप बोलोगे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, नहीं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हुए भी नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों हो रही? क्योंकि डेल्टा एस का वैल्यू कैसा है? निगेटिव, और टेम्परेचर कैसा है? हाई। बिकॉज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है पहली कंडीशन तो फेवर करेगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के लिए? नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर। किसी ने अगर आपको पूछा मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, बताओ क्यों? आप बोलोगे दो चीजें उसमें सोचनी पड़ेगी सर। आपने टेम्परेचर एक तो हाई कर दिया होगा, गुड, और दूसरी बात उसमें डिसऑर्डर कम हुआ होगा। दोनों में से कुछ तो भी एक है या दोनों? जनरली आप बोलोगे सर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और दोनों है तो बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस। किसने बोला देखो सर मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन डिसऑर्डर की वैल्यू एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कैसे हो रही? निगेटिव हो रही। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है लेकिन डिसऑर्डर नहीं है तो भी स्पॉन्टेनियस हो गई। बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहला फेवरेबल फैक्टर, लेकिन ये जो एंट्रोपी चेंज है निगेटिव वाला अनफेवरेबल फैक्टर, तो भी मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है। तो एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल आएंगे। सवाल ऐसे हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस when entropy change is negative but temperature is low. Endothermic reaction becomes spontaneous when, endothermic reaction spontaneous कब हो सकती? आप बोलोगे सर endothermic reaction spontaneous हो सकती तब, ये endothermic reaction है, लेकिन वो spontaneous तब हो सकती जब टेम्परेचर कैसे रहेगा? हाई रहेगा, डिसऑर्डर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। दो चीजें किसने बोला? देखो endothermic reaction is spontaneous when वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो मुझे पता है, लेकिन आप बोलोगे डेल्टा एस की वैल्यू कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव, और उसके बाद आप बोलोगे टेम्परेचर कैसे होना चाहिए? हाई।
ठीक है, इस प्रकार से जब आपको सवाल पूछेंगे और ये बातें अगर आपके दिमाग में आती है तो ये कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। लेकिन जनरली आप बोलोगे सर ज़्यादा ही लोड लोगे और फिर आप बोलोगे सर तो मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे बोलोगे। एक सिंपल बात बताओगे, मैंने अगर पूछा एक कंडीशन देखो, एट विच टेम्परेचर एक्सथर्मिक रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, आप बोलोगे सर एक्सथर्मिक रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर व्हेन द डिसऑर्डर इज एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। सर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो सोचना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर मेरी रिएक्शन एक्सथर्मिक है लेकिन वो रिएक्शन अगर आपको स्पॉन्टेनियस करना हो तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए एक बात देखो, एक्सथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उस वक्त आप बोलोगे सर एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है मतलब निगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू है, मतलब एक्सथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो फिर आप बोलोगे सर रिएक्शन डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव है। सर हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन किसने बोला कि डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है लेकिन डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, बोले ये फेवरेबल है लेकिन ये फेवरेबल, लेकिन तो भी मुझे मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करनी है निगेटिव, तो आप बोलोगे सर अब क्या होगा, अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर अफेक्ट करेगा इसके ऊपर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, बोले सर दोनों फेवरेबल थोड़ी, यहाँ फेवरेबल 1 फेवरेबल 1, तो ये फेवरेबल स्पॉन्टेनिटी है, ये फेवरेबल है लेकिन ये फेवरेबल है क्या, डेल्टा एस की वैल्यू कैसे है, निगेटिव है। निगेटिव डेल्टा एस क्या साबित करता है कि सर डिसऑर्डर कम होते जा रहा है। अब डिसऑर्डर कम होने के बाद भी मुझे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करनी है तो टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट, व्हिच टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। किसने बोला मेरी रिएक्शन एक्सथर्मिक है, और सर एक्चुअली डिसऑर्डर भी कम हो रहा, निगेटिव है, तो बताओ मेरी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की नॉन स्पॉन्टेनिटी, बोलेगे सर मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी लो टेम्परेचर, और अगर मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस करना है डेल्टा जी की वैल्यू कैसे करना है, रिएक्शन कैसी है, एक्सथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। क्या मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बोले लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी लेकिन हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बस इसी तरीके से सोचते रहो। अगर आप बोलोगे मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो कैसी होगी, बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा जी का वैल्यू कैसे आएगा, मतलब ये वैल्यू एंडोथर्मिक बताती है, डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव है, डिसऑर्डर कम हो रहा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव 100%, ये वैल्यू ऐसे, ये वैल्यू ऐसे पॉजिटिव, ऑल कोई भी टेम्परेचर। आप बोलोगे सर ये वैल्यू एंडोथर्मिक है लेकिन ये डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव लाना है, बताओ क्या करोगे, सर निगेटिव लाना है, एंडोथर्मिक है तो भी निगेटिव लाना है, सर ये वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव है और साथ में टेम्परेचर बढ़ाओ, सर टेम्परेचर हाई बढ़ाओ, सिंपल। तो इस प्रकार से अगर एनालिसिस करने बोले थोड़ा सा सोच के अगर एक काम करोगे ना तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जरूर एक काम करोगे, ये होगा आपका फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से आप तो फिर आप बोलोगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, सर डेल्टा जी 0 इक्वल टू डेल्टा एच 0 माइनस टी डेल्टा एस 0, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और उसके बाद फिर अगर आप बोलोगे सर ये सभी एनालिसिस सब करोगे तो आपको इक्वेशन, तो ये सभी टर्म्स को आप पहले देखें, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखें, उसके बाद लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को आप वर्कआउट करोगे, सभी को स्पॉन्टेनिटी दिमाग में पक्की बिठाएं। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को वर्कआउट करेंगे, देखेंगे एक्चुअली एक बार देखो ये पक्का जम गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर वर्कआउट करते हैं, ठीक है, कोई डाउट इसमें।